नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शोधित एस्पिरेंट्स पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, इससे पहले की वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि हम करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते थे और आज हम सामान्य अध्ययन की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पॉलिटी की क्लास प्रारंभ करेंगे और आगे जितना पढ़ा पाएंगे जो है मतलब दूसरे विषय उनको भी हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पॉलिटी में देखते हैं। और साथियों, पॉलिटी के बारे में एक मैं आपको जो अनुभव है हमारा, उस अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा कि जीएस का यह वह भाग होता है पॉलिटी जिसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनका दायरा सीमित होता है और मैक्सिमम जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, चाहे आपके यूपी पीसीएस में हो, चाहे आपके यूपी आरओ में हो या यूपी ट्रिपल एसएससी आदि एग्जाम्स में हो। वैसे ये जो आप अगर इसका जो है अध्ययन करेंगे पॉलिटी का, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप वहां बैठ रहे हैं तो आपको इससे लाभ जरूर होगा, ये गारंटी है। तो आइए साथियों, हम सब ज़्यादा समय आपका जो है वो नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं, सीधा अपने विषय पर आते हैं। साथियों, पॉलिटी का प्रारंभ जो होता है वह संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। आज जो संविधान को आप देख रहे हो वो ऐसे ही नहीं था, ऐसे एक दिन में नहीं बना है, ना ही ये संविधान आपका जो है आज़ादी के बाद एक दिन में बन गया। अगर इसके मूल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक लंबा कार्यक्रम रहा है, लंबा समय रहा है, इसके बैकग्राउंड में, नेपथ्य में इसके बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं। उसी का ये जो रिजल्ट है, परिणाम है, ये संविधान हमारे आपके सामने है। और अगर संविधान की बात करें भारत में संविधान या कह लीजिए संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेजों से पहले नहीं रही हैं। वैदिक काल में भी आप जाएंगे सभा और समिति नामक समितियां होती थी। तो फिलहाल वो चीजें हम इतिहास जब पढ़ाएंगे वहां उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत का संवैधानिक विकास ये ऐसा अध्याय है, चैप्टर है, जहां से आपको प्रश्न मिलने ही मिलने हैं, आने ही आने हैं। और अब इसमें अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें कि जब अंग्रेज आए तो वो कब आए? मुगलों के काल में ही आना प्रारंभ कर दिए थे। आपने नाम सुना होगा हॉकिंस, सर टॉमस रो, ये सब अकबर और जहांगीर के दरबार में आ चुके थे। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय शक्तियां भी आई, लेकिन जो अंग्रेज थे वो अंततः जो है अपनी धाक जमाने में यहाँ स्वयं को स्थापित करने में सफल हुए। और उनके अन्य यूरोपीय शक्तियों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसको हम जब इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये विस्तृत अध्ययन करेंगे। 1707 ये औरंगजेब का समय था। 1707 में जब औरंगजेब जा चुका था, औरंगजेब के जाते ही जो औरंगजेब के बाद के शासक आए, मुगलिया शासक आए, उनकी कमांड, उनकी जो पकड़ थी भारतवर्ष में सत्ता पर, वो उतनी मजबूत रह नहीं गई। और उसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी जो आई यहां पर, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, उसको चलाने के लिए यहां फिर से जो है वहां ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कुछ नियम कानून लाए गए, रेगुलेटिंग एक्ट्स के द्वारा, पिट्स एक्ट के द्वारा या भारत शासन अधिनियम के द्वारा, समय समय पर। उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे, कैसे यहां हमारे ऊपर उन्होंने शासन के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई। और एक चीज साथियों, जो भी व्यवस्थाएं बनाई हैं, अगर आप उनको रटने पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिस जरूर होगा। आप चीजों को जोड़ते हुए जाएंगे तो ये कंठस्थ हो जाएंगी, अपने आप कंठस्थ हो जाएंगी। यही वजह है कि इस पूरे अध्याय को हमने दो भागों में बांटा है और दोनों भाग को हम चाहते तो इसको 2 वीडियो बना सकते थे, लेकिन मेरा ये उद्देश्य ये था कि आप कड़ियों को जोड़ सके और जोड़ते हुए एक ब्रॉड परसेप्शन बनाते हुए आगे इसको कंठस्थ कर सके। अगर इन रेगुलेटिंग एक्ट्स या जो भारत पर शासन करने के लिए जो अधिकार बनाए रखने के लिए जो कानून बनाए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसका अध्ययन अगर आप करेंगे तो इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहला एक था कंपनी के शासन हेतु, मतलब कंपनी का जो है कैसे शासन चलेगा, उसका प्रशासन कैसे चलेगा, इसके लिए स्टार्टिंग में। लेकिन आपको पता है कि धीरे धीरे यही कंपनी हमारे ऊपर एक तरह से शासन करने लगी। तो फिर सामान्य जनजीवन से संबंधित जो प्रशासन होता है उसके लिए भी समय समय पे भारत शासन अधिनियम हो गया या भारत परिषद अधिनियम कह लीजिए, ये सब चीजें आती रही। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये आया। और ये आया कैसे था? जो कंपनी यहां आई ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें भ्रष्टाचार काफी व्याप्त हो गया था। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक गुप्त समिति के अनुशंसाओं के आधार पर जो कि गठित की गई थी वहां के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। मतलब अब तक क्या था, ये प्रशासनिक, मतलब आप व्यापार कैसे करेंगे, ये इंटरनल मैटर था। लेकिन ये कानून जब आया, इसने ये आकांक्षा व्यक्त की और ये इसको आशा भी थी कि
यही ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही हम भारत के राजनीतिक जो वहां पर दिशा है उस पर कंट्रोल, उस पर नियंत्रण कर सकेंगे। इसलिए इस रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया। और इससे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे, इससे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। बंगाल के गवर्नर जो थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। अब गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो प्रेसिडेंसी थी, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंबई प्रेसिडेंसी थी इनकी। तो जो मद्रास और बंबई का प्रशासन था, ये भी इनके ही, बंगाल के ही गवर्नर, जिसको अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इनके ही अधीन आ गया, मद्रास और बंबई, ये दोनों। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये याद रखिएगा। गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए 4 सदस्य उनकी कार्यकारिणी में दिए गए, 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ ये मैंने पहले ही बताया, इसको लाने का, इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का एक उद्देश्य ये था कि जो निजी व्यापार था, कंपनी के जो प्रशासक, उसके जो कर्मचारी अधिकारी थे, वो यहां आने के बाद अपना निजी व्यापार भी उसी की आड़ में करने लगे, जिससे इनका जो उद्देश्य था, इस कंपनी का जो उद्देश्य था, वो पूरा होने वाला नहीं था। उसके बाद रिश्वत भी ये भी जो है ये करने लगे, उपहार लेने लगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी से संबंधित कोई भी मुलाजिम या अधिकारी, मतलब कर्मचारी अधिकारी, वो निजी व्यापार नहीं कर सकेगा, उपहार नहीं ले सकेगा, रिश्वत नहीं ले पाएगा, बंद कर दिया गया पूरी तरह से। आगे आइए 1781 में फिर हम जब आते हैं तो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1781 संशोधन आता है। ये 1781 संशोधन अधिनियम, इसको बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। अब उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए संशोधन आता है। तो 1781 का संशोधन अधिनियम इसीलिए आया था। यह ऐसा अधिनियम था जिसने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया। और जो भी कानून बनेंगे, इसमें यह लिखित कहा गया, प्रावधान किया गया, जो कानून आप बनाएंगे और उनका जो इंप्लीमेंटेशन होगा, उनका जो पालन किया जाएगा, वो भारतीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आप भारतीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। 1781 संशोधन अधिनियम में किया गया। और इसके अलावा ये जो सुप्रीम कोर्ट थी, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट थी, उसके किसी भी निर्णय के खिलाफ जो अपील था वो गवर्नर जनरल के पास की जा सकती थी, गवर्नर जनरल के पास की जा सकती थी। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें अब क्या था, इससे पहले आपने देखा जो व्यापारिक थे और राजनीतिक कार्य थे, दोनों को मान्यता दे दिया गया था। किसमें? 1773 में। अब यहीं जोड़िए धीरे धीरे इन लगभग 10 सालों में, 73 से 84 तक 11 सालों में कंपनी का हस्तक्षेप राजनीतिक रूप से बढ़ गया था। उसके बाद उन्होंने किया क्या? पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में उसने किया क्या? राजनीतिक व व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। उसके अलावा इसी एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। एक नियंत्रक मंडल बना, एक नियंत्रण मंडली बनी। उसमें 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया, 6 सदस्यों का प्रावधान किया गया। आपने इससे पहले देखा था गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, यहां देखिए, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग्स जिसके पहले होते गवर्नर जनरल, उसमें 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। यहां पर 4 सदस्यों को गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। और ये देखिए, 2, अब आपको यहां दिख रहा होगा 2, एक मंडली बनी, एक नियंत्रक रेगुलेटिंग मंडली जो बनी, उसके 6 सदस्य थे। और एक जो पहले में ही पूर्व में एग्जिस्ट कर रही थी, गवर्नर जनरल की परिषद, जिसके सदस्य 4 होते थे, यहां पर 3 हो गए। तो यही आपको मैं बता रहा हूं। एक जो था आपने यहां पढ़ा, राजनीतिक व्यापारिक कार्य अलग हो गए। अब ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 से 3 हो गई, ये तो पहले जो कार्य कर रही थी वही कर रही थी। लेकिन ये जो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनी, ये राजनीतिक मामलों को अब देखेगी, राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई। अगला है, इसी में 1784 के पिट्स एक्ट में 1786 संशोधन अधिनियम आया, 1786 संशोधन अधिनियम आया। इसका कारण क्या था? आप कारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे यह होगा कि आपको यह रटना नहीं पड़ेगा, चीजें याद रहेंगी। कैसे याद रहेंगी? अगर आप जितना लॉजिक निकालेंगे वहां से, तो यह मानव प्रवृत्ति है और यह मस्तिष्क कैसा है हमारा, कुछ चीजें याद करके रखेगा। 1786 संशोधन अधिनियम इसलिए आया कि 1784 जिसके द्वारा यह कहा गया था राजनीतिक व व्यापारिक कार्य अलग होंगे,
मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पिता कहे कि देखो दो बेटों को कहे अपने, बेटा तुम दोनों हो तो मेरे ही, लेकिन तुम ये काम करोगे तुम वो काम करोगे। ये मानवीय फितरत होती है कि एक दूसरे को जो है रगड़ घसट चलेगी, तो आपसी टकराव होगा। यही हुआ, फिर आपसी टकराव हुआ और इसी वजह से ये फिर संशोधन आया। उसके बाद किया क्या गया, गवर्नर जनरल जो है उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनको गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति, गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों बना दिया गया, क्योंकि ये वही समय था जब ये कंपनी भारतीय भूभाग पर बहुत तेजी से क्या कर रही थी, विस्तार कर रही थी। विस्तार कैसे होगा, प्रेम से तो होगा नहीं, उसके लिए सेना की आवश्यकता होती है। अगर सेना होगी, सेनापति भी होंगे, तो सेनापति कोई अलग नहीं होगा, मुख्य सेनापति जो होगा वो यही गवर्नर जनरल ही होगा। और पहला ऐसा जो गवर्नर जनरल था जिसको मुख्य सेनापति बनाया गया वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ध्यान से देखिए, आप लोग जो है वीडियो एक बार सुनिए, उसके बाद आप पुनः वीडियो को प्रारंभ करिए और लिख कर कलम से कागज पर लिखिए, इससे आपकी चीजें जो है स्पष्ट होंगी और कंठस्थ भी हो जाएंगी। अगला है चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 ये संसद द्वारा पारित प्रथम चार्टर था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम चार्टर था। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार का एकाधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और जो नियंत्रण बोर्ड था, मतलब ये जो 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड बनी थी पिट्स इंडिया 1784 के द्वारा, उनके मुलाजिम जो थे, उनके जो अधिकारी थे, उनके कर्मचारी अधिकारी, उनका जो भुगतान था, उनका जो वेतन था, वो भारतीय राजस्व से किया जाना सुनिश्चित किया गया। आने वाले समय में आप देखेंगे, आगे जब हम इतिहास पढ़ाएंगे वहां आप देखेंगे कि सेना जो रखी जा रही थी, अंग्रेजी सेना जो थी, वो भी ऐसा इन्होंने प्रपंच रचा, प्रपंच ही कहेंगे, कि उनके लिए उनके खाने पहनने ओढ़ने की भी व्यवस्था भारतीयों से, भारतीय राजाओं से की जाने लगी। अब अगला है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका व्यापारिक एकाधिकार जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 1793 में, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन याद रखिएगा, सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, बस दो, एक चाय का व्यापार और चीन में व्यापार, ये जो है इस पर एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। चाय और चीन, इस पर एकाधिकार इनका बना रहा। साथ ही साथ इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा धर्म प्रचार की छूट, मतलब धर्म प्रचार कौन करेंगे, मतलब वहां के जो ईसाई लोग थे, वो जो मिशनरियां थी, उनको छूट दी गई कि आप भारत में आकर के अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो। इसके साथ ही शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का बजट किया गया, 1 लाख रुपए का बजट किया गया। किनकी शिक्षा, भारतीयों की शिक्षा के लिए। अब ये आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि अंग्रेज तो बहुत अच्छे थे और 1 लाख से शिक्षा के लिए, भारतीयों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी व्यय कर रहे थे, तो आप ये समझिए कि ये चाह रहे थे कि इनका जो सिस्टम बढ़ रहा था, उसके लिए जो इनका इकोसिस्टम था उसको सपोर्ट करने के लिए यहां ऐसे भारतीय तैयार हो जो सकल सूरत से तो भारतीय हो, लेकिन उनके सोचने समझने की उनकी मानसिकता जो है वो विलायती ही हो, अंग्रेजों वाली ही हो। तो इसलिए वो शिक्षा प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया। अगला चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 आप लोग ये जो देख रहे होंगे, ये हो गया है, ये मतलब राउंड और ये सब किए गए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं ये वीडियो बना रहा था और उसके बाद कुछ तकनीकी कारणों से मोबाइल बंद हो गया और ये मुझे फिर से करना पड़ रहा है। मैं एक बार पढ़ा चुका हूं। तो फिलहाल देखिए, चार्टर अधिनियम 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हो गया, इंक्लूडिंग चाय और चाइना जिस पर अभी भी था वो भी समाप्त हो गया 1833 के द्वारा। और यूरोपीय नागरिकों को भारत में भूमि और संपत्ति खरीदने का जो है अधिकार मिल गया, भारतीय भूमि से खरीदने का अधिकार मिल गया। साथियों, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ ये अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे। पहले इन्होंने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए ईसाइयों को छूट दी, ईसाई मिशनरियों को छूट दी। उसके बाद इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए जो है अंग्रेजों को यहाँ के लोगों के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए और यहाँ के कुछ ऐसे लोग तैयार करने के लिए जिनकी मानसिकता अंग्रेजों वाली हो, वो अंग्रेजी शिक्षा में जो है 1 लाख का प्रावधान किए शिक्षा प्रचार प्रसार करने के लिए। अब देखिए, यूरोपीय नागरिक को भूमि संपत्ति, मतलब आप यहाँ खरीद सकते हो, नागरिक खरीदेंगे मतलब यहाँ बसेंगे वो, और बसेंगे तो बट नेचुरल है वहाँ यहाँ आगे चल के वो शादी ब्याह भी करेंगे। और शादी ब्याह जब होगा तो उसके बाद कौन सी एक नई कम्युनिटी आएगी, एंग्लो इंडिया, जो आज पढ़ते होंगे आप, एंग्लो इंडियन वो कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद कहने का मतलब यह है जब अंग्रेज चले भी जाएं तो उनकी छाप रहे, ऐसी दूरदर्शिता के साथ जो है ये आगे बढ़ रहे थे। और उसमें उनका यह प्रयास था कि आने वाले समय में यहाँ की डेमोग्राफी जो है उस पर वार किया जाए, उसको चेंज किया जाए, और उसी के तहत यूरोपीय नागरिकों को भूमि संपत्ति खरीदने का भी अधिकार दिया गया। अगला है भारत का जो गवर्नर जनरल, अब तक क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब बंगाल गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसमें सबसे पहले जो थे भारत के गवर्नर जनरल वो थे विलियम बेंटिक। नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इससे पहले
आपने देखा था जो गवर्नर जनरल होते थे बंगाल के, उनके लिए 4 सदस्यों का प्रावधान था उनकी कार्यकारिणी में। अब जो चौथा सदस्य होगा, जो आगे चल के 4 से 3 हो गए थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, लेकिन अब जो चौथा सदस्य होगा वो विधि सदस्य होगा। चौथा सदस्य विधि सदस्य होगा, ये प्रावधान किया गया। विधि मतलब कानूनविद, हाँ, जो कानून के जानकार होंगे। उसमें सबसे पहले जो विधि सदस्य थे वो लॉर्ड मैकाले थे। ये आदमी इतना दूरदर्शी आदमी था लॉर्ड मैकाले कि आज भी भारतीय समाज पर उसकी छाप स्पष्ट दिखाई दे सकती है। हमारी शिक्षा पद्धति से लेकर तमाम विविध क्षेत्रों में ऐसी चीजें इसने उस समय इंस्टॉल की जो आज भी प्रभावित करती हैं। विस्तृत अध्ययन हम इनका जो है हम इतिहास जब पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत करेंगे। और विधि आयोग बनाया गया जिसका अध्यक्ष मैकाले को ही बनाया गया। दास प्रथा को इस चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, मतलब प्रावधान किया गया समाप्त। लेकिन जो इसको प्रतिबंधित करने का कार्य किया गया वो लॉर्ड एलेनबरो द्वारा 1843 में याद रखिएगा। दास प्रथा की समाप्ति 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा, दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया 1843 में लॉर्ड एलेनबरो द्वारा। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं और दो तरह से पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए, इसलिए कह रहे हैं इसको स्पष्ट रखिएगा। अगला चार्टर अधिनियम 1853। इसमें क्या किया गया? कोर्ट ऑफ सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। और सबसे विशेष बात जो थी इस अधिनियम की 1853 की, चार्टर अधिनियम 1853, नियुक्तियां जो थी, लोक सेवा आयोग जो था उसकी नींव मतलब आज इस स्वरूप में तो नहीं था, उस दिशा में आगे बढ़ी गई। जो नियुक्तियां थी वो प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित की जाने लगी। और यह भी कहा गया था, प्रावधान तो यह भी था कि देश, वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव रहित, मतलब भारतीयों को भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति मिली। और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर ही नियुक्तियां की गई। विधायिका व कार्यपालिका का स्पष्ट भेद किया गया। विधायिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी। विधायिका क्या है? जो विधान बनाए। कार्यपालिका क्या है? जो कार्य का पालन करे, जो कार्य बनाए। मतलब जो विधायिका विधान बनाती है, उन विधानों को जो उसकी जो अनुपालना होती है, करती है, वो कार्यपालिका होती है, मतलब जो कार्य रूप में लाती है। और इन दोनों के भेद के लिए विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया, चार्टर अधिनियम 1853। अब क्या होता है साथियों, ये तो था एक तरीका जो कंपनी द्वारा शासन किया गया था। इसके बाद आती हैं चीजें 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटानिया हुकूमत थी, वो सोचने पे मजबूर हो गई कि हमें कुछ अलग प्रावधान, अलग तरीके से शासन की दिशा में जाना होगा भारत पे, नहीं तो भारतीय साम्राज्य जो होगा हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसी के तहत भारत शासन को ताज, जो ब्रिटेन की क्राउन थी, उसके हाथ में दे दिया गया और आया भारत शासन अधिनियम 1858। चार्टर एक्ट नहीं आया, 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें ब्रिटेन जो है भारत ब्रिटेन के हाथ से बस जाते जाते बचा था। 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, जिसके तहत शासन क्राउन के हाथ में चला गया था। और जो अलग निर्माण हुए, जो अलग अलग प्रावधान किए गए, उसके अंतर्गत भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया। और जो अब तक वायसराय होते थे, अब तक जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे, उनको जो है वायसराय कहा जाने लगा। कुछ शक्तियों को की बढ़ाए जाने के बाद वायसराय कहा जाने लगा। और पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ये पहले वायसराय थे। अगला आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। ये भारत परिषद अधिनियम 1861 ये भी अपने आप महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। पहला था ये, हम थे भारत परिषद अधिनियम 1861। विभागीय मंत्रिमंडल। भारत परिषद अधिनियम के में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। पहला था विभागीय प्रणाली, मतलब जैसे कृषि मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, ये जो मंत्रालय थे, पोर्टफोलियो थे, इस पद्धति का प्रारंभ इस समय हुआ था। और अगला है विधायी विकेंद्रीकरण की नींव, मतलब जो विधान बनाए जाते थे वो केंद्र में ही ना बना के उनको प्रांतीय स्तर पे भी बनाया जाने लगा। और अगला है अध्यादेश का अधिकार। वायसराय को अध्यादेश का अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1892। यह है, इसके द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। लेकिन निर्वाचन शब्द का उल्लेख इस अधिनियम में नहीं था, ये याद रखिएगा। गैर सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। गैर सरकारी जो सदस्य थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार अभी भी नहीं था। केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बढ़े। भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार।
मार्ले मिंटो सुधार, इसको कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। मार्ले कौन थे? मार्ले उस समय तत्कालीन जो भारत सचिव का पद था, भारत सचिव थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो जो साथ ही इलाहाबाद में गए होंगे या इलाहाबाद रहते होंगे, एक पार्क है मिंटो पार्क, ये वही मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो जो वायसराय थे यहाँ के उस समय, वो मिंटो थे और भारत सचिव मार्ले थे। भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। वायसराय कार्यकारिणी में भारतीय भी आए, वायसराय कार्यकारिणी में भारतीय भी आए। सबसे पहले जो सदस्य थे भारतीय सदस्य वायसराय कार्यकारिणी में, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इनका नाम आप आगे भी पढ़ेंगे जब भारतीय संविधान सभा की बैठकें होंगी या भारतीय संविधान सभा संविधान निर्माण कर रही होगी इतिहास में। चुनाव का प्रावधान किया गया और सबसे जो एक नई चीज थी वो मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रावधान यहां से प्रारंभ होता है। जो एक कॉन्सेप्ट है, बच्चा भी जानता है। अगर पूछा जाएगा अंग्रेजों ने शासन कैसे किया, तो कहा जाता है अंग्रेजों ने शासन फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करके किया। तो यही इसी वजह से कहा जाता है कि उन्होंने संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का जो है प्रावधान बनाया। आगे चल के जाति और वर्ग के आधार पर भी ये इस प्रणाली को आगे बढ़ाते विस्तार करते हैं। तो मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण किया गया। विधानसभा सदस्यों को पूरक प्रश्न और बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया और भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्यों की भी एंट्री हुई। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है इसको। 1909 के मार्ले मिंटो की तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया। मॉन्टेग्यू कौन थे? मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड कौन थे? तत्कालीन वायसराय भारत के चेम्सफोर्ड। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया और प्रांतीय विषय जो थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित, प्रांतीय विषय को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। केंद्र और प्रांत की शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया। केंद्र और प्रांत की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। केंद्र और प्रांत की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। और एक शब्द का प्रयोग किया गया इस अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम 1919 में, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन प्रश्न पूछा गया यहां से। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में प्रारंभ हुई थी, जिसके द्वारा मुस्लिमों हेतु अलग से निर्वाचन का वो किया गया था, प्रावधान किया गया निर्वाचन प्रणाली का, उसको आगे बढ़ाते हुए, उसका विस्तार करते हुए इसमें 1919 में सिख और आंग्ल भारतीय जो थे, एंग्लो इंडियन, उनको भी जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली में सम्मिलित किया गया। अब अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये अब तक जितने भी आप रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे कोई चार्टर अधिनियम हो, चाहे कोई भारत परिषद अधिनियम हो, अब तक के सारे एक्टों में से, सारे अधिनियमों में से सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका प्रभाव आज भी आप भारतीय जो है संविधान उस पर आप देखते हैं। आज भी कहा जाता है, सरकार समय समय प्रयास भी करती है जो अंग्रेजों के समय के कानून है उनका जो है उन्मूलन किया जाए, उनको हटाया जाए, आज के समय में जो प्रासंगिक है उस आधार पर बनाया जाए। तो उसमें मैक्सिमम जो प्रावधान थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। संविधान का निर्माण जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां विस्तृत इसका उल्लेख और होगा कि कितनी अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे, ये आप देखेंगे। इसके द्वारा संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार करते हुए इसमें क्या किया गया? दलित महिला और श्रमिक, इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई। एक महत्वपूर्ण है द्वैध शासन जो 1919 में आपने देखा था प्रांतों में प्रारंभ किया गया था। यहां प्रांतों में समाप्त कर दिया गया द्वैध शासन और केंद्र में प्रारंभ किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1935 के द्वारा, भारत शासन नियम 1935 के द्वारा प्रांतों में समाप्त कर दिया गया, केंद्र में प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आरबीआई की स्थापना की गई मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई मुद्रा और साख पर नियंत्रण किए जाने के लिए। उसके बाद वर्मा जो ब्रिटिश भारत है उससे अलग कर दिया गया, वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। और यह किया किसके द्वारा गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। सवाल ऐसे आता है ये कब किया गया, तो आप 1935 नहीं 1937 लिखेंगे, क्योंकि इसका क्रियान्वयन 1937 में हुआ था और एक सवाल आया है 1937 में वर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हो गया था। 2 अन्य प्रांतों का भी निर्माण हुआ, सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके अलावा जो अभी आपने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या किया गया था? कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाँ, वहां एक तथ्य बताना हम भूल गए थे।
1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में जो स्थापना की गई थी, उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। सवाल कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिए, एलिजा इम्पे। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट थी कलकत्ता में, उसको जो है दिल्ली में निर्माण किया गया, दिल्ली में निर्माण किया गया, केंद्रीय न्यायालय का दिल्ली में निर्माण किया गया। साथियों, ये था भारत का संवैधानिक विकास, जिसको जो है हमने पूरा प्रयास किया कि अच्छे से सरल शब्दों में आप सबको पढ़ाया जाए, और जो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन्हीं तथ्यों से आप सभी को अवगत कराया गया। हालांकि बीच में कुछ तकनीकी कारणों से मुझे जो है मतलब वीडियो दोबारा बनाना पड़ा, इसलिए कुछ टेक्निकल एरर भी हैं। तो एक निवेदन है साथियों, अगर आप सभी को लग रहा हो हमारी परिश्रम और ये इसमें कुछ है, मेहनत है और सही पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो कृपया स्वधृत एस्पिरेंट्स जो हमारा ये है यूट्यूब चैनल, इसको आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी हम इस पर वीडियो अपलोड करें आप सभी तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो। आपके अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी जो भी कमियां होंगी वो उसमें सुधार जो है बढ़ती जाएगी। धन्यवाद साथियों।